नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के थर्ड ईयर के प्रथम सेमेस्टर के अंदर पैथोलॉजी का जो 2020-21 का जो पेपर था उसके अंदर पूछे गए प्रश्नों के सही आंसर क्या होंगे उनके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो जो 2020-21 का जो पेपर आया था उसके जो अंदर जो प्रश्न थे वो प्रश्न आपके समक्ष बोर्ड पे लिखे हुए हैं। मैं इनमें से एक एक करके आपको सही इनका उत्तर क्या होंगे वे मैं आपको बताते चलूँगा। तो आप भी साथ में कॉपी और अपना पेन साथ में लेकर बैठिएगा, तो आप भी इनको नोट करते हुए चलेगा और हो सकता है मैं इनका आंसर बताते समय आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनके रिलेटेड बता दूँ तो वो भी आप उनको नोट करते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पेपर सोल्व। इससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए, तू बैठा रहे किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात तैयारियां चल रही है। तू बैठा रहे किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात तैयारी चल रही है। कैसे थकार बैठ जाऊं क्योंकि जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। कैसे थकार बैठ जाऊं क्योंकि जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन 2020-21 का पैथोलॉजी का। तो इसके अंदर जनरली जो हमारे जो पेपर आता है उसके अंदर दो पार्ट में पेपर आता है। पहला आता है इसमें जो हमारा पेपर है वो दो पार्ट के अंदर आता है। एक आता है इसमें से न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है न्यू टाइप जिसके अंदर हमको ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, तो वो सेशन अलग रहता है। और एक आता है हमारे थ्योरेटिकल आता है जिसमें मैं जो आपको आज आंसर बताने वाला हूँ क्वेश्चन का वो केवल जो थ्योरेटिकल पेपर आता है उसके मैं आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारे थ्योरेटिकल आता है जो ये हमारे 60 नंबर का रहता है और 10 नंबर का हमारे जो न्यू टाइप रहता है वो हमारे 10 नंबर का रहता है। ठीक है ना। तो हमारे ज़्यादा नंबर का ये रहता है। थ्योरेटिकल जो रहता है वो कितने नंबर का रहता है साथियों? 60 नंबर का रहता है। तो हमारे सबसे ज़्यादा फोकस ये 60 नंबर पे होना चाहिए। तो इसके सही आंसर क्या होंगे उनको जानने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सभी इधर ध्यान देना, क्योंकि इनमें जो एक एक चीज़ जो लिखी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 3 वो आता है हमारे, इसके अंदर 5 आपको टर्म दिए जाते हैं, उनके बारे में हमको लिखना रहता है, या फिर हम कह सकते हैं इनके बारे में हमको डेफिनेशन लिखनी होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारे जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या होगी, क्या दे रखा है? तो वो दे रखा है पोलिएटिक डिजीज किसे कहते हैं। दूसरा दे रखा है ट्री सर्जरी क्या होता है, फंगिकेशन क्या होता है, इरिडिकेशन क्या होता है और हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है। तो हम जानते हैं एक एक करके एक एक देखते हैं कि सबसे पहले पॉलिटिक डिजीज क्या होती है। ठीक है ना। तो पॉलिटिक डिजीज की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना। पॉलिटिक डिजीज उस डिजीज को कहते हैं जो अपना जो जीवन चक्र है वो कई वर्षों में पूर्ण करे एक ही फसल पर। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी साथियों वह बीमारी या वह रोग जो एक ही फसल पर अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूर्ण करे, उस बीमारी को हम पॉलिटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पॉलिटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। और अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल भी लिख लेना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीडार एप्पल रस्ट। इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा सीडार एप्पल रस्ट हो जाएगा। किसका? पॉलिटिक डिजीज। क्या होती है पॉलिटिक डिजीज? तो वह बीमारी जो अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूर्ण करे उस बीमारी को हम पॉलिटिक डिजीज कहते हैं। जैसे हो जाएगा सीडार एप्पल रस्ट हो जाएगा। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ये पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें जो डिजीज़ का जो क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन आप पहले से याद रखना, क्योंकि उनसे अंदर से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो पॉलिटिक डिजीज़ है वो उस क्लासिफिकेशन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल के बेस पर डिजीज़ को 3 भागों में बांटा जाता है, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक और एक होता है पॉलिटिक डिजीज। ठीक है ना। तो मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक क्या होता है ये हम क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लाइफ साइकिल के बेस पर तीनों हमारी बीमारी कंप्लीट होती है। इनके एग्जाम्पल भी अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, सीडार एप्पल रस्ट किसका एग्जाम्पल है? तो वो हो जाएगा पॉलिटिक डिजीज का एग्जाम्पल है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे ट्री सर्जरी। ट्री सर्जरी क्या है? तो ये हम कह सकते हैं जो हमारा जो डिजीज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं, 6 प्रिंसिपल होते हैं, वो हम जस्ट आगे चर्चा करेंगे। उन प्रिंसिपल में से एक आता है हमारे थेरेपी। उसके अंदर हम थेरेपी हम के अंदर वो क्या करते हैं तो उपचार करते हैं। तो उसके अंदर हम ट्री की सर्जरी करते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शन जो पार्ट होते हैं प्लांट क्रॉप के हो गए या फिर प्लांट के हो गए या फिर ऑर्नामेंटल जो क्रॉप होती है उनका अगर जो इन्फेक्शन वाले जो पार्ट होते हैं उनको हम क्या करते हैं वहाँ से हटा देते हैं और सर्जरी के माध्यम से। तो ये हमारे ट्री सर्जरी आती है जो एक हमारे प्रिंसिपल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? तो थेरेपी के अंदर आता है। वो प्रिंसिपल हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आता है फंगिकेशन। फंगिकेशन क्या होता है? तो ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंगिकेशन क्या होता है तो उसके बारे में देखते हैं। तो फंगिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? तो यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी प्लांट के जो भी अवशेष होते हैं, कार्बनिक अवशेष, उन कार्बनिक अवशेष में से जो भी मूल घटक होते हैं जैसे नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, उनको उनमें से अलग करके वापस से पौधों को उपलब्ध कराने की जो प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस को फंगिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो फंगिकेशन क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसके अंदर पौधे के या फिर फसलों के जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों में से
नाइट्रोजन फास्फोरस या मूल घटकों को अलग करके पुनः पौधों को उपलब्ध करवाना फंगिगेशन कहलाता है। ठीक है ना, ये इसको हिंदी में हम कवकनाशी संचय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कवकनाशी संचय के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरफ से बता दिया फंगिगेशन क्या होता है और हिंदी में इसको कवकनाशी संचय के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इरिडिकेशन। इरिडिकेशन क्या होता है? तो इसको हिंदी में हम क्या नाम देते हैं? तो हिंदी में इसको उन्मूलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उन्मूलन के नाम से जानते हैं। अब इरिडिकेशन क्या होता है? तो यह हमारे जो डिजीज मैनेजमेंट के जो 6 प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल आता है हमारे इरिडिकेशन। इरिडिकेशन क्या होता है? तो यदि इसकी डेफिनेशन होती है, यदि किसी जगह पर रोग स्थापित हो जाता है या किसी फसल में या फल वृक्षों के अंदर अगर बीमारी लग गई है तो उस बीमारी को वहाँ से बिल्कुल समाप्त करना क्या कहलाता है? उन्मूलन या इरिडिकेशन कहलाता है। ठीक है ना, और इरिडिकेशन के लिए जनरली हम सभी मेथड काम में लेते हैं। जो IDM के जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की जो विधियाँ होती है जिसके अंदर भौतिक विधि आती है, हमारे कर्षण विधियाँ आती है, जैविक विधियाँ आती है, रासायनिक विधियाँ आती है। इन सभी विधियों के माध्यम से यदि हम किसी बीमारी को समूल नष्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम इरिडिकेशन के नाम से जानते हैं। यह भी हमारे एक प्रिंसिपल का मेथड प्रिंसिपल है IDM का, ये इसको बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इरिडिकेशन क्या होते हैं? तो यदि किसी जगह पर रोग स्थापित हो जाता है तो उस रोग को वहाँ से समूल नष्ट करना इरिडिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, यदि आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा वार्ट रोट, जो दार्जिलिंग जिले में होती है, वेस्ट बंगाल में आलू के अंदर लगता है वार्ट रोट। अगर उस वार्ट रोट को हमें वहाँ से समूल नष्ट करना हटाना है तो उस जगह पर हमें ये चारों मेथड अपनाने पड़ेंगे। फिजिकल मेथड हो जाएगा, एक हो जाएगा कल्चरल मेथड हो जाएगा, एक हो जाएगा हम बायोलॉजिकल और केमिकल। ये इन सभी मेथड को हमें इस प्रकार से यूज में लेना है कि वहाँ से जो वार्ट डिजीज का जो भी कारक है वो वहाँ से समूल नष्ट हो जाए। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इरिडिकेशन नाम देते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा इरिडिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म में क्या होता है? तो ये हमको पता होना चाहिए। हाइपर पैरासिटिज्म में क्या होता है? तो इसके हम शब्दों को तोड़ देंगे। एक तो होता है पैरासिटिज्म और एक होता है हाइपर। ठीक है ना, पैरासिटिज्म का अर्थ क्या होता है? तो परजीवी होता है। पैरासिटिज्म यानी कि इसको हम कह सकते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का अर्थ क्या होता है? परजीवी। और हाइपर का अर्थ होता है यानी कि उसके ऊपर रहने वाला जीव। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो हाइपर पैरासिटिज्म का अर्थ होता है साथियों कि एक ही प्रजाति के जो कोई भी एक प्रजाति, मान लीजिए एक ही प्रजाति के समान जीव यदि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं तो उस क्रिया को हाइपर पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनना है, इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। क्या होता है हाइपर पैरासिटिज्म में? तो एक ही प्रजाति के जीव यदि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं तो उसे हम हाइपर पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसके उदाहरण है, अगर आप याद रखना चाहो तो जैसे हम बात करें मधुमक्खी हो जाएगा, मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया। ठीक है ना, ये क्या होता है? तो यह एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं मधुमक्खी क्या होती है? तो एक तो हम बात करें मधुमक्खियाँ क्या बनाती है? शहद बनाती है। तो सभी मधुमक्खियाँ थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहकर वो क्या करती है? शहद का उत्पादन करती है। और साथ ही साथ में हम बात करें यदि ये अगर छत्ते का निर्माण करती है तो सभी मिलकर काम करती है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहती है। उसी क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? हाइपर पैरासिटिज्म नाम देते हैं। चींटियों की बात करते हैं तो चींटियाँ भी जो होती है वो अगर भोजन लेकर जाती है तो किसी भी चीज़ को अगर अपने भोजन के लिए किसी भी चीज़ को लेकर जाती हैं तो वो जो चींटियाँ होती है वो कई सारी चींटियाँ एक साथ में जाती है। और हम देखते हैं जो चींटियाँ होती है वो लाइनों में चलती है तो वो एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। इसी कारण से इनको हम हाइपर पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो अब हाइपर पैरासिटिज्म इसमें पर्टिकुलर ये नहीं पूछे कि हमें किसका एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल आप याद रखना मधुमक्खी और चींटी का एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है ना, ये होता है हमारा हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म की डेफिनेशन एक बार फिर से बता देता हूँ। एक ही प्रजाति के जीव यदि एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं या फिर निर्भर रहते हैं तो उस क्रिया को हम हाइपर पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये होता है हमारा हाइपर पैरासिटिज्म। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मधुमक्खी और चींटी हो जाएगी, हमको याद रखना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके जो पांचों जो डेफिनेशन थी वो हमारी कंप्लीट होती है। पहले थे हमारे पॉलिएटिक डिजीज क्या होती है? तो ऐसी कोई बीमारी या रोग जो कई वर्षों में अपना जीवन चक्र केवल एक बार जीवन चक्र पूर्ण करता है उसे हम पॉलिएटिक डिजीज कहते हैं। जैसे उदाहरण का रूप में बात करें तो ये हो जाएगा सीडार एप्पल रस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्री सर्जरी। क्या होता है? तो जो इन्फेक्शन पार्ट होते हैं उनको हटा देना ट्री सर्जरी कहलाता है। उसके बाद आता है फंगिगेशन। क्या होता है? तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी सहायता से जो भी पादप के अवशेष होते हैं उनमें से जो मूल घटक होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अलग करके वापस से प्लांट को अवेलेबल करवाना, उपलब्ध करवाना फंगिगेशन कहलाता है। इरिडिकेशन किसी भी रोगजनक का एक बार स्थापित हो जाने के बाद उसको वापस से वहाँ से हटा देना, पूर्ण समूल नष्ट कर देना, इरिडिकेशन कहलाता है। जिसके अंदर हम कर्षण विधियाँ काम में लेते हैं, भौतिक विधि काम में लेते हैं, जैविक विधि और रासायनिक विधियाँ काम में लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आता है हमारा हाइपर पैरासिटिज्म। क्या होता है? तो एक समान प्रकार की प्रजाति या एक ही प्रकार की प्रजाति के जब जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं तो वो उसे हम हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। अभी किसके लिए निर्भर रहते हैं? तो आवास के लिए हो सकता है, पोषण के लिए हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं पोषण के लिए हो सकता है, या फिर आवास के लिए हो सकता है, या फिर कोई भी फंक्शन के लिए हो सकता है। तो वो किसी भी कार्य के लिए अगर एक दूसरे पर निर्भर है तो वो हो जाएगा हमारा हाइपर पैरासिटिज्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 का सारे क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो पेपर के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डिफरेंट बिटवीन में पूछे जाते हैं, यानी कि 2 प्रश्न दे दिए जाते हैं, उनका हमको तुलनात्मक अध्ययन करना होता है कि
दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो पहला प्रश्न है बीज संक्रमणहारी और बीज विग्रसनहारी, ये क्या होता है, इनके बीच में हमको डिफरेंट बताना है। और दूसरा प्रश्न है मोनोसाइक्लिक डिजीज और पॉलीसाइक्लिक डिजीज क्या होते हैं, इनके बीच में हमको डिफरेंट बताना है, ठीक है ना। तो मैं ये जो डिफरेंट जितने भी हैं आपके प्रश्न के अंदर पेपर के अंदर जितने भी डिफरेंट पूछे गए इनका मैं एक अलग से सेशन वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर आपको एक ही वीडियो के अंदर 4-5 जो भी आपके डिफरेंट पूछे गए हैं उनको आपका एक ही साथ में वो सारे डिफरेंट मिल जाएंगे। ओवरऑल हम बात करें मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिजीज के बारे में, क्योंकि ये मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक जो डिजीज होती है ये हमारे न्यू टाइप में भी पूछी जाती है और बड़े क्वेश्चन के अंदर भी पूछी जाती है। तो मैं इसका जो मेन जो बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक जो लाइफ साइकिल होती है उसके आधार पर डिजीज को 3 भागों में बांटा जाता है। मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, एक होता है पॉलिटिक डिजीज। पॉलिटिक डिजीज क्या होती है इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम चर्चा करते हैं मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक, ठीक है ना। मोनो का अर्थ क्या होता है, एक, साइकिल का अर्थ होता है चक्र, और पॉली का अर्थ होता है यानी कई सारी, और साइकिल का अर्थ होता है क्या, चक्र। तो इसका अर्थ हो जाएगा वह बीमारी जो एक सीजन में केवल एक ही चक्र को पूर्ण करे, उस बीमारी को हम मोनोसाइक्लिक डिजीज के नाम से जानते हैं। इस बीमारी के नाम से जानते हैं तो मोनोसाइक्लिक डिजीज के नाम से जानते हैं। पॉलीसाइक्लिक डिजीज क्या होती है, तो वह बीमारी या वह रोग जो एक सीजन में कई बीमारियों या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसा रोग या ऐसी बीमारी जो एक सीजन में कई बार अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेती हैं, उसे हम पॉलीसाइक्लिक डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो पॉलीसाइक्लिक डिजीज के नाम से, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण की बात करें मोनोसाइक्लिक डिजीज क्या हो जाएगी, जैसे जो गेहूं का जो बात करें जो स्मर्ट जो बीमारी होती है, लूज स्मर्ट जो गेहूं की जो बीमारी होती है, उस बीमारी में क्या होता है, तो वो मोनोसाइक्लिक डिजीज का एग्जांपल है। वो क्या करते हैं, केवल एक सीजन के अंदर केवल एक ही बार लाइफ साइकिल पूर्ण करेगी, उसे हम मोनोसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। पॉलीसाइक्लिक डिजीज क्या होती है, तो कई बार जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। जैसे आलू का जो अंगमारी जो डिजीज होती है वो क्या होती है, तो वो पॉलीसाइक्लिक डिजीज का एग्जांपल होता है। तो ये तीनों आप याद रखना, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक और पॉलिटिक, इन दोनों में केवल तीनों में केवल माइनर डिफरेंट होता है। मोनोसाइक्लिक होती है जो एक सीजन में केवल एक ही बार जीवन चक्र पूर्ण करती है। पॉलीसाइक्लिक क्या होती है, तो एक सीजन में कई बार अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेती है। और पॉलिटिक क्या होती है, तो पॉलिटिक कई वर्षों में केवल एक बार जीवन चक्र पूर्ण करती है। तो ये तीनों में शब्दों का हेर फेर है, बाकी लगभग डिजीज होती है जो वो इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, और एग्जाम के अंदर कई बार इनके प्रश्न बनते हैं जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट बिटवीन में आते हैं। जो मेन जो इनका डिफरेंट था वो मैंने बता दिया। अब इसमें जैसे बात करें ये क्या करेगी, तो ये थोड़ा इससे नुकसान कम होता है, ये नुकसान ज़्यादा होता है। तो जो मेन बात थी वो मैंने बता दी, और जो छोटे छोटे की पॉइंट है वो आप बुक में से देख लेना। जो इस सारे चीज़ यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, मैं केवल आपको जो ऑथेंटिक जो चीज़ होती है जिनको हमको एग्जाम के अंदर लिखना ही लिखना होता है वो मैं इनको बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमारे 2 प्रश्न आते हैं। इनके बारे में हमको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, यानी कि प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग क्या होता है और पेस्ट रिस्क एनालिसिस क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग होता है। प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग को हिंदी के अंदर हम जानते हैं प्लांट पौधा डिजीज यानी कि रोग, और फोरकास्टिंग यानी कि भविष्यवाणी, यानी कि हम कह सकते हैं कि पौधों के लिए जो रोग होते हैं उनकी भविष्यवाणी करना क्या कहलाता है, तो प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग कहलाता है। अब इसके बारे में जो भी हमको पता होना चाहिए, जो भी हमको पता है वो सारा हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग, यानी फोरकास्टिंग कहते किसे। फोरकास्टिंग का अर्थ होता है भविष्यवाणी, यानी कि पूर्वानुमान लगाना, यानी कि फसल की बुआई से पहले या जो भी किसी में भी अगर डिजीज लग रही है, अगर ऑर्नामेंटल क्रॉप हो गए उसमें लग रही है, या फिर हमारा ट्री हो गए उनमें लग रही है, या फिर जो भी हमारी फसलें हो अगर उनमें जो डिजीज लग रही है तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फसल की बुआई से पहले प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी भी बीमारी की या फिर रोग के बारे में जानकारी देना, ताकि उसे होने वाले जो आर्थिक नुकसान होता है उससे हम बच सकें। इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या इस नाम से जानते हैं, फोरकास्टिंग या पूर्वानुमान के नाम से जानते हैं, या भविष्यवाणी के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे के प्रमुख 2-3 कारण होते हैं। पहला तो होता है कि अगर हमें पहले से पता चल जाता है कि कोई बीमारी आएगी तो उसे हमें कितना नुकसान होने वाला है, तो उसकी तैयारी हम पहले से कर लेते हैं ताकि हमें आर्थिक नुकसान जो होता है वो नहीं हो पाए। और इसके अलावा अगर कोई डिजीज़ है जो पहले किसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती और अगर उस क्षेत्र में आ जाती है तो उसे आने वाले समय में कई ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो उससे हम उस क्षेत्र से बाहर ही रोक देते हैं। तो ये भविष्यवाणी का या पूर्वानुमान का जो फोरकास्टिंग का जो पर्पज होता है, ये 2-3 इसके प्रमुख पर्पज होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके फोरकास्टिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो फोरकास्टिंग के बेस क्या रखा जाता है, आधार क्या रखा जाता है, किसके आधार पर हम फोरकास्टिंग करते हैं। तो जनरली जो फोरकास्टिंग की जाती है उसके 2-3 आधार रखे जाते हैं। पहला रखा जाता है जो पैथोजन होता है, पैथोजन के बेस पर फोरकास्टिंग की जाती है। पहला तो इसका जो मैं अब इसका आधार बता रहा हूँ, यानी कि अगर हमें फोरकास्टिंग करनी है तो किस आधार पर हम कर सकते हैं। तो इसके 2-3 आधार होते हैं। पहला तो होता है इसका जो फोरकास्टिंग के जो बेस होते हैं वो होता है पैथोजन के बेस पर, यानी कि पैथोजन किस प्रकार का विरुलेंट है, ए विरुलेंट है, सोइल बोर्न किस प्रकार का है, वो किस प्रकार से बीमारी फैलाता है, मोनोसाइक्लिक है, पॉलीसाइक्लिक है या पॉलिएटिक है, किस प्रकार का पैथोजन है उसके बेस पर किया जाता है। और यह जो इन्फेक्शन करेगा वो प्राइमरी इनोकुलम करेगा या फिर सेकेंडरी इनोकुलम करेगा, किस प्रकार से यह रोग उत्पन्न करेगा उसके बेसिस पर किया जाता है। दूसरा किया जाता है इन्वायरमेंट कंडीशन, यानी कि वहाँ का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, यानी कि
जो ये पैथोजन होता है, पैथोजन के लिए इन्वायरमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि अगर मान लो उदाहरण की बात करें हम, तो पैथोजन है वो अगर ज़्यादा गर्मी में नुकसान पहुंचाएगा या ज़्यादा ठंड में नुकसान पहुंचाएगा, उसके लिए जो आर्द्रता होती है वो कितनी होनी चाहिए, तापमान कितना रहेगा तब वो नुकसान पहुंचाएगा, नाइट में ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा या फिर दिन में ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, या फिर हम कह सकते हैं सॉइल के अंदर रहेगा तब ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, या प्लांट के पत्ती पर रहेगा तब नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके लिए पत्ती का जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो सारा इन्वायरमेंट कंडीशन के बेस पर इसका किया जाता है। और एक किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि मानवीय, वहाँ पर मनुष्य कितना सक्रिय है। अगर हमें किसी एरिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता है, तो अगर जितना ज़्यादा वहाँ पर मानव सक्रिय रहेगा तो उसके कुछ ना कुछ उसका भी हिस्सा होता है, तो उसके आधार पर भी हम फोरकास्टिंग करते हैं। तो जनरली तीन बेस रखे जाते हैं, एक तो पैथोजन के बेसिस पर किया जाता है, इन्वायरमेंट के बेसिस पर और ह्यूमन एक्टिविटी के बेसिस पर भी हम फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके आधार होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने देखा मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिजीज। तो मोनोसाइक्लिक जो डिजीज होती है उनके अंदर जो हम फोरकास्टिंग का जो आधार रखते हैं वो आधार रखते हैं प्राइमरी इनोकुलम, ठीक है ना। प्राइमरी इनोकुलम रखा जाता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो आप याद रखना कि जो फोरकास्टिंग का जो मोनोसाइक्लिक डिजीज होती है, अब हम फोरकास्टिंग किसके लिए करते हैं, तो डिजीज के लिए कर रहे हैं। तो किस प्रकार की डिजीज के लिए कर रहे हैं, तो मोनोसाइक्लिक डिजीज के लिए अगर कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम आधार रखेंगे वो आधार रखेंगे प्राइमरी इनोकुलम। अब किसका प्राइमरी इनोकुलम, तो जो पैथोजन होता है, पैथोजन का जो प्राइमरी इनोकुलम होता है तो उसका आधार, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं हम जो पॉलीसाइक्लिक जो डिजीज होती है। पॉलीसाइक्लिक डिजीज के लिए जब हम किसी भी जो कोई भी पॉलीसाइक्लिक डिजीज होती है, अगर उसके लिए हमें अगर फोरकास्टिंग करनी है तो उसके लिए हम रखते हैं प्राइमरी इनोकुलम और इन्वायरमेंट, इन दोनों को साथ में लेकर उसका हम पॉलीसाइक्लिक डिजीज का हम फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट आप याद रखना। मोनोसाइक्लिक डिजीज के लिए हम जो फोरकास्टिंग का जो आधार रखते हैं वो प्राइमरी इनोकुलम रखते हैं, और जो हमारे पॉलीसाइक्लिक डिजीज होती है उसके लिए जो हम फोरकास्टिंग का जो आधार रखते हैं वो रखते हैं हम प्राइमरी इनोकुलम, और एक रखते हैं हम इन्वायरमेंट, ये रखते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके डिफरेंट बिटवीन में भी आ जाएंगे, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त ये होता है फोरकास्टिंग के आधार हो गए, किस आधार पर किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख फोरकास्टिंग के कुछ मॉडल भी होते हैं। उन मॉडल को हम पर्टिकुलर हर एक डिजीज़ के लिए फोरकास्टिंग मॉडल अपनाए जाते हैं, तो उन कुछ मॉडल के हमें नाम पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अब कुछ नाम लिख रहा हूँ मॉडल के, जो फोरकास्टिंग के जो मॉडल होते हैं, ये मॉडल दो तरह के होते हैं। जो मैं आपको ये फोरकास्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस से याद रखना। सबसे पहले आपको याद रखना है फोरकास्टिंग कहते हैं किसे, वो मैंने डेफिनेशन बताई। उसके बाद में मैंने आपको बताया जो फोरकास्टिंग जो होती है, इसका फोरकास्टिंग करने के लिए जो पीछे का जो आधार रखा जाता है, किस आधार पर फोरकास्टिंग की जाती है, वो आधार हमने देखा। पहला हमने देखा पैथोजन के बेसिस पर, इन्वायरमेंट और ह्यूमन एक्टिविटी के बेस पर। उसके बाद हमने नंबर थर्ड स्टेप में देखा जो फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग अल्टीमेटली हम किसके लिए कर रहे हैं, डिजीज के लिए कर रहे हैं। तो उसमें हम मोनोसाइक्लिक डिजीज के लिए कौन सा लेते हैं, पॉलीसाइक्लिक डिजीज के लिए कौन सा लेते हैं, वो दोनों मैंने बताया आपको। अब हम देखते हैं फोरकास्टिंग के प्रमुख मॉडल कौन से, उसमें से मैं 2-3 आपको नाम बताऊंगा, वो 2-3 नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो फोरकास्टिंग के जो मॉडल हैं, फोरकास्टिंग के मॉडल एक तो हो जाएगा, यहाँ पे मैं मॉडल के नाम लिख रहा हूँ और उस मॉडल के आगे मैं बीमारी का नाम बता दूंगा, तो पर्टिकुलर वही मॉडल उस बीमारी के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर राइस ब्लास्ट। जो राइस का जो ब्लास्ट जो रोग होता है, इस बीमारी के लिए जो मॉडल काम में लिया जाता है वो लिया जाता है इपीब्ला। इपीब्ला ये शब्द आपने सुना होगा जब आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की होगी, या फिर इससे पहले के जो सेमेस्टर निकले उस सेमेस्टर के अंदर आपने जब अगर राइस ब्लास्ट नाम सुना है, तो उसके लिए जो हम मॉडल काम में लेते हैं वो मॉडल होता है इपीब्ला। ये हमारे भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया फोरकास्टिंग का मॉडल है। कौन सा होता है, तो इपीब्ला ये मॉडल होता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको इसमें एक प्रश्न और ये बन सकता है आपके मन में कि जो इपीब्ला है ये किस प्रकार का मॉडल है, यानी मोनोसाइक्लिक डिजीज के लिए है या पॉलीसाइक्लिक डिजीज के लिए। तो ये आप जब अगर इसी जो थर्ड ईयर है इसी के अंदर आपका एक और पैथोलॉजी आएगी 312, जिसके अंदर प्रमुख डिजीज आएगी, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सी मोनोसाइक्लिक है और कौन सी पॉलीसाइक्लिक है। और ये आप बुक के अंदर देख लेना कि जो राइस ब्लास्ट जो डिजीज है मोनोसाइक्लिक है, पॉलीसाइक्लिक है, किस प्रकार की बीमारी है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि जो इपीब्ला जो डिजीज होती है, यह हम इसके अंदर हम जो फोरकास्टिंग का जो बेस रखा जाता है वो क्या रखा जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें ईपीडीएम, ठीक है ना। ईपीडीएम की बात करें, जो ईपीडीएम जो मॉडल है, जो ईपीडीएम जो फोरकास्टिंग का जो मॉडल है, ये लिया जाता है जनरली आलू की अगेती झुलसा जो बीमारी होती है। आलू में एक बीमारी होती है अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। तो आलू में जो अगेती झुलसा जो बीमारी होती है उसके लिए जो मॉडल अपनाया जाता है वो अपनाया जाता है ईपीडीएम मॉडल अपनाया जाता है। नंबर थर्ड मॉडल की बात करें तो ये हो जाएगा ब्लास्ट कास्ट व सिम कास्ट। ये जो मैं मॉडल के नाम बता रहा हूँ, ये मॉडल के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो ब्लास्ट कास्ट व सिम कास्ट जो मॉडल होते हैं ये अपनाए जाते हैं हमारे जो आलू की जो पछेती अंगमारी जो बीमारी होती है, आलू की पछेती
आपसे पूछा जाए कि जो अर्ली ब्लाइट होती है पोटैटो की, वो उसके लिए इपीडियम, और जो लेट ब्लाइट जो पोटैटो की जो डिजीज होती है उसके लिए ब्लास्ट कास्ट और सिम कास्ट मॉडल अपनाया जाता है। ये हमको पता होना चाहिए। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 हो जाएगा ईपीवीएम। ईपीवीएम किसके लिए अपनाया जाता है? तो ईपीवीएम अपनाया जाता है जो सेब का जो ईपीवीएम जो सेब की बीमारी के लिए अपनाया जाता है। ठीक है ना, किसके लिए अपनाया जाता है? तो सेब के अंदर एक बीमारी लगती है, उस बीमारी के लिए ईपीवीएम मॉडल अपनाया जाता है। तो ये 4 मॉडल आपको नाम याद रखना है, ईपीब्ला, ईपीडेम, ब्लास्ट कास्ट, सिम कास्ट और ईपीवीएम मॉडल आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त ये जो पहला तो मैंने बताया आपको फोरकास्टिंग के मॉडल कौन कौन से होंगे, तो ईपीवीएम, ईपीडेम, ब्लास्ट कास्ट, सिम कास्ट और ईपीब्ला, ये इसके प्रमुख मॉडल हैं। और भी कई सारे मॉडल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो वो यही है। और अगर आप बुक में देख लेना, बुक के अंदर काफ़ी सारे दे रखे हैं। ठीक है ना। ये जो सारे मॉडल होते हैं ये किसके आधार पर होते हैं? कंप्यूटर के आधार पर होते हैं। यानी कि ये जो सारे जो मॉडल है ये मॉडर्न मॉडल होते हैं। यानी कि जो अगर हम बात करें फोरकास्टिंग के सीक्वेंस की बात करें, डेफिनेशन लिखनी है इसके अंदर, उसके बाद में इसमें लिखना है इसका बेस कौन कौन से आधार कौन कौन से हैं, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक के लिए कौन कौन से आधार रखे जाते हैं। नंबर 4 पर लिखना है कि जो फोरकास्टिंग के जो मॉडल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंप्यूटर आधारित और एक होता है प्राकृतिक बेस पर, यानी कंप्यूटर आधारित और एक हो जाएगा हमारे प्राकृतिक आधारित। ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर आधारित होते हैं, ये जितने भी ये मॉडल है ये सब के सब किसके आधार पर होते हैं? कंप्यूटर आधारित। तो कंप्यूटर आधारित पर ईपीब्ला आ जाएगा, ईपीडेम, ब्लास्ट कास्ट, सिम कास्ट और ईपीवीएम, ये किसके आधार पर हो जाएगा? कंप्यूटर के आधार पर। और एक आता है प्राकृतिक आधार पर, जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट की जो कंडीशन होती है उसको देख कर बता सकते हैं, प्लांट को देख के बता सकते हैं। तो वो होता है हमारा नेचुरल होता है, और ये होता है हमारा कंप्यूटर आधारित। ठीक है ना। ये होता है फोरकास्टिंग के मॉडल। अब इसके बाद में इसी में आता है फोरकास्टिंग के सिस्टम। फोरकास्टिंग सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं जो फोरकास्टिंग जो हम करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, उसके एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हमको पता होना चाहिए। तो फोरकास्टिंग का जो सिस्टम होता है उसमें एक सिस्टम आपको याद रखना है, जो ये जितने भी मॉडल हैं ये फोरकास्टिंग के, इन फोरकास्टिंग के मॉडल को ही फोरकास्टिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आता है कि फोरकास्टिंग के जो जितने भी सिस्टम है उन सिस्टम के बारे में लिखिए। तो फोरकास्टिंग के जितने भी मॉडल हैं उन सभी मॉडल को फोरकास्टिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि सिस्टम क्या होता है और मॉडल क्या होता है। सिस्टम और मॉडल दोनों एक ही होता है, केवल नाम का फर्क है। फोरकास्टिंग के मॉडल भी सेम है और फोरकास्टिंग के जो सिस्टम है वो भी सेम है। ठीक है ना। अब इसमें फोरकास्टिंग के जो सिस्टम होता है उसमें हमें एक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा? स्टीवर्ड का सिस्टम। जो फोरकास्टिंग का जो स्टीवर्ड जो सिस्टम है वो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। किसने दिया था? तो ये वैज्ञानिक था, स्टीवर्ड ने दिया था। किस पर दिया था? तो ये दिया था मक्का के अंदर। जो मक्का के अंदर एक बीमारी लगती है स्टीवर्ड विल्ट, ये बीमारी लगती है मक्का के अंदर, स्टीवर्ड विल्ट बीमारी लगती है। मैं इसको बोल के बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ वो बताना पॉसिबल होगा। सारी चीज़ बताने लग जाऊँगा तो 1 घंटा उसी में लग जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे बोल के बता देता हूँ, स्टीवर्ड विल्ट बीमारी लगती है मक्का के अंदर। ये बीमारी जीवाणु के द्वारा लगती है, इरविनिया स्टीवर्ट नामक जीवाणु से लगती है। और इस बीमारी का जो वाहक होता है वो होता है इसके अंदर एक वाहक होता है जिसे हम बीटल फ्लेया के नाम से जानते हैं। जो ये बीमारी होती है विल्ट बीमारी, स्टीवर्ट विल्ट, मक्का के अंदर इसका वाहक होता है बीटल फ्लेविया, एक वाहक होता है। इस वाहक के द्वारा ये बीमारी फैलाई जाती है। ठीक है ना। कौन सी? तो स्टीवर्ट विल्ट बीमारी फैलाई जाती है किसके माध्यम से? वाहक बीटल वाहक, इसका जो वाहक होता है वो होता है बीटल फ्लेया वाहक होता है, उसके माध्यम से बीमारी फैलाई जाती है। यानी कि अगर जितनी ज़्यादा ये बीमारी जितना ज़्यादा जो वाहक होता है बीटल फ्लेया ये जितना ज़्यादा फैलेगा उतने ज़्यादा ये स्टीवर्ट विल्ट का नुकसान उतना ही ज़्यादा मक्का के अंदर होगा। ठीक है ना। तो ये होते हैं स्टीवर्ट विल्ट। तो इसका जो आधार रखा गया था वो आधार क्या रखा गया था? जो स्टीवर्ट जो बीमारी है स्टीवर्ट जो विल्ट हैं, इस बीमारी के लिए जो मॉडल जो फोरकास्टिंग का जो सिस्टम अपनाया गया था वो अपनाया गया था फोरकास्टिंग स्टीवर्ट का फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है ना। तो स्टीवर्ट विल्ट के लिए जो आधार रखा गया था इस बीमारी के लिए वो आधार रखा गया था प्राइमरी इनोक्यूलम प्लस इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक है ना। इस कंडीशन के आधार पर स्टीवर्ट ने इस बीमारी का जो फोरकास्टिंग का जो मॉडल है वो तैयार किया था, या फोरकास्टिंग किस प्रकार से करनी है उसके लिए जो आधार रखा गया था वो रखा गया था प्राइमरी इनोक्यूलम और एक रखा गया था इन्वायरमेंट। ठीक है ना। तो ये स्टीवर्ट विल्ट के लिए आधार रखा गया था और इसी आधार पर उन्होंने जो स्टीवर्ट वैज्ञानिक थे इन्होंने मक्का के अंदर जो विल्ट बीमारी थी उसके बारे में पता लगाया और उसको किस प्रकार से हमको कंट्रोल करना है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी बताई थी। ठीक है ना। ये हमको याद रखना है। उसके बाद में थोड़ा और आगे हम बढ़े तो उसके बाद हमको देखना है जो स्टीवर्ट जो विल्ट होती है इसके अंदर प्राइमरी इनोकुलम, तो हमको पता चल जाता है कि प्राइमरी इनोकुलम कहते किसे? तो जो इनोकुलम होता है 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है? तो मान लीजिए ये कोई पत्ती है, किसी पेड़ की ये लीफ है। ठीक है ना। किसी पौधे की ये लीफ है, अगर इस लीफ पर पहली बार अगर कोई रोग जाकर या जो पैथोजन है रोग जनक वो जाकर इसको इन्फेक्शन कर रहा है तो वो तो होता है प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है ना। प्राइमरी इनोकुलम होता है सॉरी। और अगर मान लीजिए पहली बार आकर कोई भी रोग जनक गया और इस पत्ती पर इस वाले जगह जाकर इसको इन्फेक्शन संक्रमण किया, ठीक है ना, ये तो होता है हमारा
प्राथमिक निवेशित द्रव्य या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी इनोकुलम के नाम से जानते हैं। अगर इसके बाद में जो ये वाला इन्फेक्शन वाला पार्ट है, अगर इसकी जब इस यहाँ से अगर दूसरी जगह पत्ती के दूसरे भागों में रोग संचरित होता है, पहुँचता है यहाँ से, फिर यहाँ से इस जगह पहुँचा, यहाँ से इस जगह पहुँचा, यहाँ से इस जगह पहुँचा, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को सेकेंडरी इनोकुलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी इनोकुलम के नाम से जानते हैं। यानी कि प्राइमरी इनोकुलम से ही अगर पत्तियों या पौधे के दूसरे भागों पर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम सेकेंडरी इनोकुलम के नाम से जानते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है इसके लिए जो स्टीवर्ट जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो इन्वायरमेंट कंडीशन बताई थी विल्ट डिजीज के लिए, तो वो इन्वायरमेंट कंडीशन क्या बताई थी? तो उन्होंने बताया था, यदि जो जो स्टीवर्ट थे उन्होंने बताया इन्वायरमेंट कंडीशन विल्ट के लिए, यदि दिसंबर जनवरी और फरवरी में जो तापमान है, अगर तापमान ज़्यादा हो गया, किसके लिए? तो जो स्टीवर्ट विल्ट का जो वाहक होता है बीटल फ्लिया, उस कंडीशन उसके लिए क्या होगा कि यदि दिसंबर जनवरी फरवरी में अगर तापमान ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में जो वाहक जो बीटल फ्लिया होता है उसकी संख्या कई बढ़ जाती है, और अगर संख्या बढ़ जाएगी तो उस जीवाणु के जो नुकसान करने की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ जाएगी। इसी पूरे सिस्टम को नाम दिया गया था स्टीवर्ट का फोरकास्टिंग सिस्टम नाम दिया गया था। ये हमको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि फोरकास्टिंग के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। तो फोरकास्टिंग के अंदर हमको 4 चीज़ें लिखनी है मेनली। तो पहली डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड इसके अंदर लिखनी है इसके बेस क्या है, नंबर 3 लिखना है इसके प्रमुख मॉडल कौन कौन से, नंबर 4 लिखना है स्टीवर्ट का है जो फोरकास्टिंग का जो सिस्टम, उस सिस्टम के बारे में हमको लिखना है, ठीक है ना। ये होता है स्टीवर्ट विल्ट के बारे में। किसके अंदर लगती है? मक्का के अंदर लगती है। वाहक मैंने बता दिया किस जीवाणु के माध्यम से होती है, जीवाणु का नाम होता है इरविनिया स्टीवर्टी, बैक्टीरिया के माध्यम से होती है, ठीक है ना। ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़े हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेस्ट रिस्क एनालिसिस के बारे में हम चर्चा करते हैं। पेस्ट रिस्क एनालिसिस, पेस्ट रिस्क एनालिसिस क्या होता है? तो इसका नाम से स्पष्ट है। पेस्ट रिस्क एनालिसिस का अर्थ हो जाएगा साथियों, इसमें पेस्ट का अर्थ हो जाएगा इसमें कोई भी अगर हम केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं डिजीज़ के लिए तो वो हो जाएगा रिस्क यानी कि जोखिम, और एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। अगर हमने किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज़ किया है अगर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके बाद में जो जोखिम पैदा होगा उसका अगर हार्मफुल इफेक्ट कितना पड़ रहा है हमारे समाज के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर और हमारे स्रोतों के ऊपर, उसका विश्लेषण करना है। क्या कहलाता है? पेस्ट रिस्क एनालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेस्ट रिस्क एनालिसिस कहलाता है। इसमें जो पेस्ट शब्द दिखाई दे रहा है इसमें चारों का अर्थ अलग अलग है। इसमें हम बात करें पेस्ट का अर्थ क्या होता है, तो पेस्ट का अर्थ होता है पॉलिटिकल, पेस्ट का अर्थ पॉलिटिकल। ई का अर्थ होता है यहाँ पर, ई का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर इकोनॉमिकल, एस से हो जाएगा यहाँ पर सोशियोलॉजिकल, और टी से हो जाएगा यहाँ पर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इन चारों का इसमें अध्ययन का विश्लेषण करना है, इन चारों का। यानी कि अगर मान लीजिए हमने कोई भी केमिकल का यूज़ किया है किसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या फिर पेस्ट को कंट्रोल करने, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, तो उसमें इकोनॉमिकल हमें कितना नुकसान हुआ उसका हमें विश्लेषण करना है। उससे समाज को कितना नुकसान पहुंचा, यानी कि समाज में जो रहने वाले लोग होते हैं अल्टीमेटली अगर हमें ज़्यादा केमिकल का छिड़काव किया है तो उसके बाद में जो उसका जो अवशेष बच जाते हैं वो किसी न किसी रूप से अगर पानी के माध्यम से, हमारे अनाजों के माध्यम से या फिर हमारे खाद्य सामग्री उनके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, और शरीर के अंदर जाने के बाद में वो अल्टीमेटली हमें कितना नुकसान पहुँचा रही है, मानव को कितना नुकसान पहुँचा रही है, उसका विश्लेषण करना। और आता है टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को हमने उसमें कितना हमने टेक्नोलॉजी की सहायता ली केमिकल को बनाने में, और उस जो रिस्क हो रहा है उस रिस्क को पहचानने में हमने कितना टेक्नोलॉजी की सहायता ली, जिसमें हमें कितना हमें इसके टेक्नोलॉजी बनाने में इन्वेस्ट करना पड़ा। इन सभी का विश्लेषण क्या कहलाता है? पेस्ट रिस्क एनालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेस्ट रिस्क एनालिसिस कहलाता है। जो मेन जो टर्म है वो यही है, पेस्ट का होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना। तो ये चारों टर्म इंपॉर्टेंट है। पेस्ट का अर्थ होता है इन चारों को हमें कितना जोखिम हुआ और उनका विश्लेषण करना, हमें कितना आर्थिक नुकसान ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हमें इसका बेनिफिट हो रहा है, हमें अगर कोई केमिकल का यूज़ करें तो उससे हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, वो सारा हमारे किसके अंदर आता है? पेस्ट रिस्क एनालिसिस के अंदर आता है, ठीक है ना। ये होता है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे आंसर का जवाब दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा बाकी है? बीज संक्रमणहारी और बीज विग्रसनहारी क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको। उसके बाद में प्लांट डिजीज डायग्नोसिस फोरकास्टिंग क्या होता है, पेस्ट रिस्क एनालिसिस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और फोरकास्टिंग के बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी। अब इसके आप अगर चाहे नोट्स बनाओ तो भी अच्छी बात है, और अगर बुक से पढ़ो तो भी अच्छी बात है, ठीक है ना। इसका जो मेन जो पर्पस था, किस उद्देश्य से करते हैं, क्यों करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से मॉडल है, वो सारे मैंने आपको बता दिए। जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पर आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर तीन प्रश्न आते हैं। उनमें से कोई भी हमारे चॉइस के आधार पर हमें 2 करने होते हैं। जो सबसे अच्छे जो क्वेश्चन का आंसर अगर हम आ रहे हैं तो उनका हमको जवाब देना होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो पहला प्रश्न है वो है प्लांट डिजीज डायग्नोसिस क्या होता है। अगला है बोडेक्स मिक्सर को हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, और सामान्य उपयोग के आधार पर कवकनाशी का वर्गीकरण, ये हमको देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट डिजीज डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है। तो जनरली प्लांट डिजीज डायग्नोसिस का जो अर्थ होता है वो होता है साथियों, किसी भी रोग की पहचान करना क्या कहलाता है, डिजीज रोग निदान कहलाता है। हिंदी में इसको जो डायग्नोसिस होता है इसको रोग निदान के नाम से जानते हैं। तो इसको डायग्नोसिस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी भी रोग की क्या करना, पहचान करना, ठीक है ना। प्रश्न का जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से आया है कि व्हाट इज प्लांट डिजीज डायग्नोसिस, और इसकी जो भी टेक्निक है उनके बारे में हमको विस्तार से बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट डिजीज डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है। तो प्लांट डिजीज डायग्नोसिस का अर्थ होता है कि किसी भी रोग की पहचान करना क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो होता है पहचान करना। डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है, पहचान करना। उसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रमुख टेक्निक कौन कौन सी है, टेक्निक कौन कौन सी होती है। तो जो जनरली जो टेक्निक होती है वो प्लांट डिजीज जो डायग्नोसिस की जो टेक्निक होती है वो 4 तरह की इसके अंदर टेक्निक अपनाई जाती हैं। 4 तरह की इसके अंदर टेक्निक अपनाई जाती है, और उन टेक्निक का जो आधार रखा जाता है, यानी कि जो 4 टेक्निक होती है कौन कौन सी होती है वो हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। और उन टेक्निक के आधार क्या रखा जाता है, तो उसका जो आधार रखा जाता है वो आधार रखा जाता है, एक तो रखा जाता है इसके अंदर विजुअली, यानी कि हम एक तो कह सकते हैं हम प्रयोगशाला के आधार पर पहचान करना रोगों की, और एक हो जाएगा हमारी दृश्यता का आधार पर रोगों की पहचान करना। ये 2 आधार रखे जाते हैं, एक तो रखा जाता है दृश्यता के आधार पर और एक रखा जाता है प्रयोगशाला के आधार पर, ठीक है ना। प्रयोगशाला के आधार पर भी हम रोगों की पहचान कर सकते हैं, और दृश्यता के आधार पर भी हम रोगों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी अब हम देखेंगे दृश्यता के अंदर 2 तरह की टेक्निक आती हैं, और इसके अंदर भी 2 तरह की टेक्निक आती है, और वो 2 आपस में मिलकर 4 तरह की टेक्निक हो जाती है। अब हम टेक्निक की चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर पहला आता है जो दृश्यता के आधार पर जो पहला जो तरीका आता है, टेक्निक आती है, वो आता है पैटर्न। यानी कि मान लीजिए प्लांट के अंदर पैटर्न शब्द याद रखना है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम किसी प्लांट को देखते हैं, दृश्यता के आधार पर हम बात करें, किसी भी पौधे को हमने देखा और उस पौधे के देखने के बाद में अगर उसमें कोई रोग लग रहा है तो उसमें अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके की संरचनाएं बनती है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, हो सकता है जो पत्ती है, पत्ती की जो संरचना है वो बिल्कुल, कुछ पत्तियों की संरचना बिल्कुल अलग होगी, कुछ की संरचना मुड़ी हुई होगी, किसी की झुकी हुई होगी, किसी के अंदर कुछ पीलापन लिया होगा, किसी के अंदर जो सिराएं हैं वो बिल्कुल ही काली हो जाएगी या फिर स्पॉट बन जाएंगे। तो अगर उनके पैटर्न में रंग रूप आकार में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो उसके आधार पर हम डिजीज इसका पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है लक्षण व चिन्ह के आधार पर। दूसरा हो जाएगा लक्षण व चिन्ह के आधार पर जो दृश्यता के अंदर आता है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, लक्षण, यानी कि मान लीजिए कि पौधे के अंदर कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है और उसके सिम्टम किस प्रकार के हैं। जैसे हम बात करें डाउनी माल्ड्यू के क्या सिम्टम होते हैं, ये हमको पता है। रस्ट डिजीज़ के हमें क्या सिम्टम होते हैं ये हमको अगर पता है, तो उसके आधार पर हम किसी भी डिजीज़ की पहचान कर सकते हैं। तो इसके अंदर लक्षण व चिन्ह में आ जाएंगे। जैसे हम बात करें लक्षण में आ जाएंगे डाउनी माल्ड्यू के क्या सिम्टम होते हैं, पाउडरी माल्ड्यू के, रस्ट के क्या होता है, स्मट के क्या होते हैं। इसके तरीके हम बात करें निमेटोड से होने वाली जो बीमारी है उनके क्या लक्षण होते हैं, उनका आधार पर कर लेते हैं। चिन्ह की बात करें तो कई सारे ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करें ब्लाइट जो डिजीज़ होती है उसके अंदर जलाशक्ति के सिम्टम दिखाई देते हैं, इसका अतिरिक्त हम चिन्ह दिखाई देते हैं। इसका अतिरिक्त हम बात करें चिन्ह में हमारा और आ जाएगा ब्लाइट हो गया, एंथ्रेक्नोज हो जाएगा, ये कई सारे इसमें लक्षण और चिन्ह दिखाई देते हैं। तो उनके आधार पर हम क्या करते हैं, तो उनके आधार पर हम जो रोग होता है उसकी हम पहचान करते हैं और उसके अंदर कोई भी मेथड अपनाकर उनका हम कंट्रोल कर लेते हैं। यही कहलाता है रोग निदान। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला के अंदर भी 2 मेथड आते हैं। एक तो आता है इसके अंदर कोच पोस्टुलेट का सिद्धांत आता है, और एक आता है जो एक्सपर्ट जो व्यक्ति होते हैं प्रयोगशाला के अंदर, जो एक्सपर्ट जो हम कह सकते हैं जो पैथोलॉजिस्ट जो वैज्ञानिक होते हैं उनके आधार पर, उनके जो ज्ञान है उनके आधार पर हम रोगों का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कोच पोस्टुलेट सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जिस पौधे के ऊपर रोग लग रहा है उसमें से उस रोग का कुछ पार्टिकल पत्ती पे लग रहा है तो कुछ पत्ती के पार्टिकल को वहाँ से निकाला जाता है, आइसोलेशन किया जाता है। आइसोलेशन करने के बाद में उसको लैब में लेकर जाया जाता है। लैब में ले जाने के बाद में उसको वहाँ से संवर्धन माध्यम से उसको अलग किया जाता है, और संवर्धन माध्यम अलग करने के बाद में उसको लैब में ग्रो करवाया जाता है, वृद्धि करवाया जाता है आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर। और उस मीडिया में ग्रो करवाने के बाद में उसको वापस से जिस पौधे से उठाया गया था सेम उसी स्पीसीज के स्वस्थ पौधे के ऊपर उसको लगाया जाता है, डाला जाता है। और अगर डालने के बाद अगर वहाँ पर वो ग्रो कर जाता है और प्लांट को इन्फेक्शन कर देता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि रोग की पहचान हो जाती है कि ये इस प्रकार का रोग है और इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो होता है कोच पोस्टुलेट प्रिंसिपल। और नंबर इसी के अंदर सेकंड आता है वैज्ञानिक के आधार पर, यानी वैज्ञानिकों कोई भी अगर एक्सपर्ट जो व्यक्ति होता है वो जितने ज़्यादा कोई भी काम करता है तो उसमें वो महारत हम कह सकते हैं एक्सपर्ट बन जाता है। तो उसके आधार पर उसके पास में जो ज्ञान है उसके आधार पर वो देखकर बता देता है कि, या फिर लैब के अंदर कोई डिजीज़ होती है उसका कैरेक्टर को देखकर बता देता है कि इस प्रकार की डिजीज़ है और इसका कंट्रोल करने के लिए हम ये मेथड काम में लेने चाहिए, ठीक है ना। तो ये होती है इसकी टेक्निक होती है किसकी, प्लांट डिजीज डायग्नोसिस की 4 टेक्निक होती है। कौन कौन सी,
आधार दृश्यता के आधार पर, प्रयोगशाला के आधार पर। इसके अंदर दृश्यता में 2 पैटर्न, लक्षण व चिन्ह के आधार पर, और प्रयोगशाला में कोच पोस्टुलेट का जो प्रिंसिपल है और जो एक्सपर्ट जो व्यक्ति है उसके आधार पर हम कर सकते हैं। ये होता है हमारे प्लांट डिजीज डायग्नोसिस का टेक्निक और इसका अर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं बोर्डेक्स मिक्सर हमें किस प्रकार से तैयार करना है। तो 1 हेक्टेयर के लिए तो इसमें आपको क्वांटिटी दे रखी है 0.8%, इसमें हमको दे रखा है कि 0.8% के हिसाब से हमें बोर्डेक्स मिक्सर तैयार करना है 1 हेक्टेयर के लिए। तो वो जो भी इसका मैकेनिज्म होता है, बोर्डेक्स मिक्सर क्या होता है, तो पानी और चूना और जो नीलात होता है उसका संतुलित अनुपात में इसको मिलाकर तैयार किया जाता है मिक्सर। वो आप बुक के अंदर देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद आता है सामान्य उपयोग के आधार पर कवकनाशी का वर्गीकरण। जनरली जो कवकनाशी होते हैं इसका 3 तरह से प्रश्न बनता है। एक तो सेपरेट, एक प्रश्न यहाँ आया हुआ कवकनाशी का, एक आया है 7वें के अंदर रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर कवकनाशी का वर्गीकरण। एक आता है कवकनाशी का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कवकनाशी का जो वर्गीकरण है वो हम ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद में दोनों क्वेश्चन ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। कवकनाशी प्रश्न आता है कवकनाशी का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। तो कवकनाशी का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग बेसिस पर किया जाता है। पहले किया जाता है, एक तो किया जाता है बेस्ड ऑन एक तो किया जाता है बेस्ड ऑन मोड के आधार पर, एक किया जाता है इसके अंदर नंबर सेकंड किया जाता है जनरल किस प्रकार से हम जनरल यूज़ कर रहे हैं क्या इनका फंगिसाइड का। तो ये जो कवकनाशी होते हैं इनका हम जनरली 4 से 5 तरह से इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला तो होता है हो जाएगा बेस्ड ऑन मोड, यानी कि किस प्रकार ये कार्य कर रहे हैं उनके आधार पर हो जाएगा। एक हो जाएगा जनरल यूज़ के बेस पर हो जाएगा, और एक हो जाएगा इसमें केमिकल बेसिस पर हो जाएगा। एक हो जाएगा इसके अंदर फंगिसाइड का जो क्लासिफिकेशन है वो हो जाएगा इसमें मूवेबल बेसिस पर हो जाएगा, यानी कि प्लांट के अंदर कौन सा गतिशील है और कौन सा गतिशील नहीं है उसके आधार पर हो जाएगा। तो मोबिलिटी के बेस पर हो जाएगा, मोड ऑफ एक्शन हो जाएगा, और एक हो जाएगा जनरल यूज़, और एक हो जाएगा केमिकल। ये जनरली 4 ही होते हैं, और भी कई सारे होते हैं वो आप स्वयं देख लें। तो मोड की बात करें तो मोड के अंदर यानी कि कार्य किस प्रकार से कर रहा है, बात करें इरेडिकेंट के रूप में कार्य कर रहा है या फिर थेरेपेटेंट के रूप में कार्य कर रहा है या फिर प्रोटेक्टेंट के रूप में कार्य करता है। तो ये आता है मोड के अंदर। मोड के अंदर 3 आते हैं, कौन कौन से, प्रोटेक्टेंट, थेरेपेटेंट और इरेडिकेंट। क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। प्रोटेक्टेंट होते हैं जो किसी भी रोग का इन्फेक्शन से पहले अगर हम कोई भी कवकनाशी का यूज़ करें तो वो प्रोटेक्टेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करें इरेडिकेंट में क्या आता है, तो रोग का उन्मूलन करने के लिए यानी उसको समूल नष्ट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं संक्रमण के बाद जब किसी रसायन का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम इरेडिकेंट के नाम से जानते हैं। थेरेपेटेंट संक्रमण के बाद यूज़ किया जाता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये कई बार प्रश्न ये भी आता है कि प्रोटेक्टेंट जो होते हैं उनका प्रयोग कब किया जाता है, थेरेपेटेंट और इरेडिकेंट का यूज़ कब किया जाता है। प्रोटेक्टेंट का जो प्रयोग हम रोग जो संक्रमण स्थापित होने से पहले करते हैं, थेरेपेटेंट का प्रयोग हम संक्रमण के बाद करते हैं, और इरेडिकेंट जो होते हैं संक्रमण के बाद उनका यूज़ किया जाता है, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है वो मारना होता है, ठीक है ना। ये हमको पता होना चाहिए। आता है हमारे मोड ऑन एक्शन। जनरल यूज़ में कौन कौन से आते हैं, तो हम नॉर्मल किस प्रकार से हम कवकनाशी का यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है हम सीड ट्रीटमेंट के रूप में हम कवकनाशी का यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है हम सॉइल को ट्रीट कर रहे हैं उसके लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है यदि हम जो कवकनाशी उनका हम स्प्रे कर रहे हैं, फोलियर स्प्रे पन्नी छिड़काव कर रहे हैं, या फिर हो सकता है हम सिंचाई के साथ में कर रहे हैं या फिर भुरकाव के लिए कर रहे हैं। तो वो हम किस प्रकार से सामान्य यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा आता है हमारे जनरल यूज़ के अंदर। तो इसके अंदर 4-5 आता है। पहला तो जगह सीड ट्रीटमेंट के लिए उस हिसाब से कर सकते हैं हम। इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं फोलियर स्प्रे पन्नी छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं, भुरकाव के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर हम सॉइल ट्रीटमेंट के लिए उसमें से कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर हम यूज़ में ले रहे हैं तो वो हमारे जनरल यूज़ में आ जाता है। केमिकल के अंदर बात करें तो केमिकल के अंदर सल्फर के अलग हो जाएंगे, कॉपर के अलग हो जाएंगे, पॉलीफिनॉल्स के अलग हो जाएंगे, कार्बनिक अलग हो जाएंगे, तो वो हमारे केमिकल के अंदर आते हैं। गतिशील की बात करें तो इसके अंदर 2 तरह के होते हैं, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक, या फिर एक तो हो जाएगा सिस्टेमिक और एक हो जाएगा कॉन्टैक्ट। सिस्टेमिक क्या होता है, तो वह फंगिसाइड जो पौधे के किसी भी भाग में संपर्क आने के बाद पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और कॉन्टैक्ट वो होते हैं जो भाग फंगिसाइड के संपर्क में आता है उसी पर केवल अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है कवकनाशी का वर्गीकरण। तो इसी के साथ हमारे 2 कंप्लीट हो गए। सामान्य यूज़ में मैंने बता ही दिया, सीड ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है, फोलियर स्प्रे हो सकता है, भुरकाव के लिए हो सकता है, तो वो हमारे सामान्य यूज़ में आ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पहला आता है इसमें रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर कवकनाशी का वर्गीकरण। तो रासायनिक प्रवृत्ति में मैंने बताया आपको सल्फर के हो गए, कॉपर के हो गए, पॉलीफिनॉल्स वाले वो हो जाएंगे, इसके अतिरिक्त कार्बनिक वाले हो जाएंगे, इसके अंदर भी हो जाता है। जैसे कॉपर की बात करें तो एक आता है नीलात होता हो जाएगा, इसके अतिरिक्त बोर्डेक्स मिश्रण हो जाएगा, बगरंडी मिक्सर हो जाएगा, वो हो जाएंगे। सल्फर के अंदर भी अलग आते हैं, सल्फर के अंदर भी 2 आते हैं। एक तो आता है सल्फर युक्त जिसके अंदर मेटल उपस्थित होता है, और एक आता है नॉन मेटेलिक यानी कि जो जिसमें सल्फर तो उपस्थित होता है लेकिन उसके अंदर धातु कोई नहीं होती, तो वो अलग होते हैं। कार्बनिक के अलग होते हैं, पॉलीफिनॉल्स के अलग होते हैं, तो वो इसके हमारे केमिकल के अंदर आ जाएंगे, वो आप बुक के अंदर देख लेना। उसके बाद आता है चना में कपास के अंदर आइडिया मॉड्यूल किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो वो आइडिया मॉड्यूल किस प्रकार से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो जो जनरली है किसी भी क्रॉप के अंदर अगर हमें आईडीएम मॉड्यूल बनाना है, आईडीएम का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट होता है। इसके 6 प्रिंसिपल होते हैं, उनके भी 2 आधार रखे जाते हैं। एक तो रखा जाता है इसके अंदर इम्यूनाइजेशन रखा जाता है और एक रखा जाता है प्रोफाइलेक्सी रखा जाता है, ठीक है ना। वो अभी हम सिद्धांत के अंदर चर्चा करेंगे। आईडीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट होता है। इसके मॉड्यूल किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो मॉड्यूल हमेशा याद रखना, यदि किसी बीमारी का अगर हमें मॉड्यूल बनाना है तो उसके अंदर हमें 4 चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। पहला तो जिस फसल के बारे में दिया गया है उस फसल के कौन कौन सी बीमारी लगती है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें चना में कौन कौन सी बीमारी लगती है, एक तो लगती है इसके अंदर उकटा रोग लगता है, एक लगता है रूट रोट लगता है, एक लगता है इसके अंदर चने का एस्कोकाइटा डिजीज लगती है, ठीक है ना। 3 डिजीज लगती है। उन डिजीज के बारे में हमको पता होना चाहिए, यानी कि उकटा रोग लग रहा है तो वो इनके अंदर 2 लाइनें लिखनी है। जैसे चने की बात करें, चने के अंदर उकटा रोग लगता है, हमको पता है उकटा रोग किसकी वजह से हो रहा है, कारण क्या है, पैथोजन कौन सा, फ्यूजेरियम या फ्यूजेरियम किस प्रकार का है, सॉइल बोर्न है या फिर सीड बोर्न है या फिर एयर बोर्न है, किस प्रकार का वो लिखना है। जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है वो लिखना, अविकल्पीय है, विकल्पीय किस प्रकार का है उसके बारे में हमको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये हो गई बीमारी, ऐसे तीनों बीमारी के बारे में लिखना है। रूट रोड का जो डिजीज़ का जो कौन सा पैथोजन होता है वो लिखना है, उसके बारे में जो भी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, एस्कोकाइटा जो है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में पहला तो पॉइंट हो जाएगा, 4 चीज़ें याद रखनी। पहला तो किसी भी फसल का अगर आईडीएम मॉड्यूल बनाना है तो नॉर्मल बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कपास की बात करें, कपास के अंदर कौन कौन सी बीमारी लगती है, तो कपास के अंदर एक तो लगता है कपास का विल्ट रोग हो जाएगा, इसके अतिरिक्त लगता है कपास का कोनिया बीमारी हो जाएगा, इसके अतिरिक्त इसके अंदर कपास में हमारे 2 तो एक तो अंगमारी होगा, एक होगा हमारे विल्ट रोग हो गया, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये लगता है, और एक वायरस जनित होता है वो लगता है। तो ये इसके प्रमुख बीमारी हो जाएगी, किन की वजह से और एक कारण वो हमको लिखना है। उसके बाद में हमको क्या करना है, एक काम तो ये हो गया, 3 काम क्या करना है। उसके बाद में हमको जो मॉड्यूल बनाना है वो बनाना है हमें सीड फील्ड और सीड फील्ड और एक हो जाएगा यील्ड, ठीक है ना। इस प्रकार से बनाना है, सॉरी सीड सॉइल फील्ड, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको आगे से आगे बढ़ते जाना है और हमारा एक मॉड्यूल बनकर तैयार हो जाएगा। अब किस प्रकार से, पहला तो काम हो गया हमारा जो भी डिजीज है उसके बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन उनके बारे में हमको लिखना है, किसके वजह से जीवाणु से हो रही, कवक वायरस किससे हो रही है वो लिखना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल, मॉड्यूल का अर्थ होता है कि इन बीमारी को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल के लिए हमें जो मेथड है आईडीएम के कौन कौन से, भौतिक विधियाँ, कर्षण विधियाँ, जैविक विधि और रासायनिक विधि, इनको सिस्टमेटिक रूप से हमको काम में लेना है। अब इनको हम सिस्टमेटिक रूप से कब काम में ले पाएंगे, जब हम ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे। जो आईडीएम की जो मेथड है उन मेथड को हमें इस प्रकार से काम में लेना है कि हमें लास्ट में जाते जाते हमारे रासायनिक जो भी हमारे केमिकल हैं उनका यूज़ करके हम हमारा जो पैथोजन है उनको रोक सके, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीड, हमें बीजों का इस प्रकार से, अब हम बात करें सबसे पहले मॉड्यूल की बात करें तो सबसे पहले हमें बीज के ऊपर आना। बीज के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, बीज के अंदर कौन सी रोग नियंत्रण की विधि काम आती है, तो एक तो आती है भौतिक विधि। अब हमें ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसके अंदर उन विधियों को काम में लेना, कौन कौन सी भौतिक विधि, कर्षण विधि, यांत्रिक विधि, जैविक विधि और रासायनिक विधि, इनको काम में लेना। तो इन तीनों के अंदर कौन सी विधि कहाँ पर पुट हो रही है ये आप सभी देख, अब इधर जाना। सीड की बात करें, सीड के अंदर कौन सी भौतिक विधि काम आ रही है, जैसे हम बात करें, हो सकता है हम इसको हम सीड ट्रीटमेंट कर दें, किसके सहायता से करें, सीड ट्रीटमेंट को हम केमिकल की सहायता से कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं सोलर हीट ट्रीटमेंट, जो हीट वाटर होता है उसकी सहायता से कर सकते हैं। जो सीड होता है उसको हम, हो सकता है जो नमक का जो घोल होता है उसके वाटर, नमक का जो सोल्यूशन होता है, ब्राइन सोल्यूशन होता है, उसके अंदर इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारे सीड ट्रीट आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हो सकता है हम कोई जो सर्टिफिकेशन जो सीड होते हैं उनका यूज़ करें, जो ऑलरेडी जो इन्फेक्शन जो सीड होते हैं उनसे लेस होते हैं, वो हो जाएगा हमारा, ये आता है हमारे सीड के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करें सॉइल, सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म आ जाएंगे, तो इसके अंदर हमारे जो भी यांत्रिक विधियाँ आती है वो आ जाएगी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो गहरी जुताई करते हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाएगा, फसल चक्र अपनाते हैं वो सॉइल के अंदर आ जाएगा हमारे। इसके अतिरिक्त हम मृदा सौरीकरण करते हैं वो आ जाएगा, इंटरक्रॉपिंग करते हैं वो आ जाएगा, ये सब के सब हमारे सॉइल के अंदर आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, और जो बीजोपचार जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं वो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम मेथड से करना चाहिए, हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है फील्ड। फील्ड की बात करें तो फील्ड में जाकर हमको क्या करना चाहिए, तो हम हो सकता है अगर किसी केमिकल का छिड़काव करें तो वो फोलियर स्प्रे हो सकता है, या फिर भुरकाव के लिए हो सकता है, या फिर हम बात करें इसके अतिरिक्त हम फील्ड की बात करें जो फील्ड सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शन जो पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे लीफ हो गई जिसमें रोगग्रस्त जो शाखा होती है उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो वो हमारे फील्ड के अंदर आ जाएगा। या फिर हम बात करें यदि हमें पता है कि जो डिजीज़ लग रही है वो उसका अगर कोई वेक्टर के बारे में हमको पता है तो उस वेक्टर को हम वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं, या फिर फसल की हमने कटाई कर ली, कटाई करने के बाद में जो फसल अवशेष है उनको वहाँ से हम उनको जला सकते हैं, हटवा सकते हैं, रोगिंग की क्रिया कर सकते हैं। जो भी डिजीज़ जो कई सारे जो वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, अनावश्यक पौधे होते हैं, उनको फील्ड में से हटवा सकते हैं, वो सारे हमारे फील्ड के अंदर आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें हमारे जो भी अल्टरनेट होस्ट होते हैं, जैसे हम बात करें जो रस्ट जो डिजीज़ होती है उसके लिए अल्टरनेट होस्ट जो होता है वो थैलिंगटन होता है, बारबरी होता है, महो बारबरी होता है, ये जितने भी अल्टरनेट होस्ट होते हैं उनको वहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। तो इन सभी का जो पांचों मेथड का जो मैंने नाम बताया आपको, कौन कौन सी भौतिक विधि, जैविक विधि, रासायनिक विधि और भौतिक विधि,
कर्षण विधि, यांत्रिक विधि, जैविक विधि और रासायनिक विधि, इन पांचों विधियों का हमें इस मैकेनिज्म के अंदर इस प्रकार से यूज में लेना है कि इनका सतत निरंतर उपयोग भी होता रहे और हमारा जो रोग है वो भी हमारे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम इस पूरे फॉर्मेट में अगर किसी का कंट्रोल करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाता है, आईडीएम का मॉड्यूल कहलाता है। उम्मीद अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से आईडीएम मॉड्यूल बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, डिजीज के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन जो उसके बारे में पता होनी चाहिए वो लिखनी है। किससे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वाहक कौन है, पैथोजन का नाम क्या है, किस प्रकार का पैथोजन है, वो विकल्पीय, सिस्टमिक है, नॉन सिस्टमिक है, किस प्रकार का वो लिखना है हमको। उसके बाद में हमको अगर स्पेसिफिक उसका कोई कैरेक्टर सिम्टम है तो वो लिखना है हमको। उसके बाद में हमें सीड पर आना है, सीड किस प्रकार का लेना है, सीड को किस प्रकार ट्रीट कर सकते हैं वो लिखना है। फिर सोइल के अंदर आना है, सोइल में फील्ड प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो उसके दौरान हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सोविंग के अंदर लेट सोविंग कर सकते हैं, अर्ली सोविंग कर सकते हैं, वो सारा कर सकते हैं हम। फील्ड प्रिपरेशन का या जो फील्ड का अगर हम निरीक्षण करने जाते हैं तो फील्ड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, फील्ड सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, वहाँ से रोगी की क्रिया कर सकते हैं, अल्टरनेट होस्ट को हटवा सकते हैं, तो वो सारी क्रिया कर सकते हैं। ये सारा हमारे आईडीएम मॉड्यूल के अंदर आता है, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को आईडीएम मॉड्यूल क्या होता है वो आप समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं, अगला प्रश्न है, ये जो मैंने ओवरऑल बताया ये इन दोनों के लिए नहीं बताया, ओवरऑल आपके जो सिलेबस के अंदर जितनी भी फसलें दे रखे हैं उन सभी फसलों के लिए आईडीएम जो मॉड्यूल है वो उन सभी के लिए लागू होता है, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं सिद्धांत के अंदर आते हैं, जो आईडीएम के इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कितने हैं, तो 6 प्रिंसिपल है। कौन कौन से है तो उनको एक ट्रिक से याद रखना। पार्ट, लाइफ क्या है, एक पार्ट है, PART, ठीक है ना। ये हो जाएगा, P से हो जाएगा हमारे प्रोटेक्टेंट हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, ए से हमारा अवॉइडेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंट, टी से हो जाएगा थेरेपी, ई से हो जाएगा इरिडिकेशन और ई से हो जाएगा एक्सक्लूशन, ठीक है ना। तो ये 6 प्रिंसिपल होते हैं। इन 6 के बारे में मैं आपको थोड़ा ऐसे बोलकर बता देता हूँ, ठीक है ना। जो ये 6 प्रिंसिपल है, इन 6 प्रिंसिपल को जो वर्गीकरण किया गया है इन 6 प्रिंसिपल का, वो 2 आधार पर किया गया है। जो ये 6 प्रिंसिपल हैं, ये जब आप डिटेल से पढ़ोगे इनके बारे में तो इनका 2 आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। जो 6 प्रिंसिपल है इनका 2 आधार पर वर्गीकरण किया गया। एक किया गया है प्रोफाइलैक्सिस बेसिस पर और एक किया गया है इसमें इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। 2 आधार पर वर्गीकरण किया गया है इनका। जो इम्यूनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, तो जो पौधा होता है, जो पौधा होता है उसको आंतरिक भागों से उसको मजबूत बनाया जाता है, यानी कि उसका जो इंटरनल जो जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसमें कोई हेर फेर करके उसको मजबूत बनाया जाता है, ठीक है ना। और जो प्रोफाइलैक्सिस होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, पौधे को बाहर से मजबूत किया जाता है। यानी कि एक तो हम कह सकते हैं जैसे ये मेरा शरीर मान लीजिए, अब मेरा जो शरीर है वो 2 तरह से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एक तो हो सकता है इंटरनली और एक हो सकता है एक्सटर्नल, ठीक है ना। इंटरनल के अंदर आ जाएगी हमारे इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो मेरा रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको हम बिल्डअप कर देंगे, बढ़ा देंगे, वो आ जाएगा हमारे इम्यूनाइजेशन सिस्टम के अंदर। और एक आ जाएगा हमारा जो मेरा एक्सटर्नल जो बॉडी का जो पार्ट है, मेरा आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है उसको मैं अगर मजबूती से अट्रैक्ट करूंगा तो वो हमारा आ जाएगा प्रोफाइलैक्सिस के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 6 जो प्रिंसिपल है उनमें से कौन सा किसके अंदर आता है वो हम देख लेते हैं। जो इम्यूनाइजेशन जो सिस्टम होता है ये इसके अंदर आता है। एक तो आता है जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो आता है। और एक आता है इसके अंदर, एक आता है इसमें, एक तो आता है रेसिस्टेंस आता है और एक आता है इसके अंदर थेरेपी, ठीक है ना। ये जनरली ये किसके अंदर आता है, ये थेरेपी और रेसिस्टेंट ये आता है इम्यूनाइजेशन के अंदर। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो किसी भी चीज़ का, जीव का आंतरिक भागों को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो मान लीजिए जो मेरा कोई भी जीन है उसमें कुछ हेर फेर करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्डअप कर देते हैं तो वो आते हैं हमारे इसके अंदर आता है। और एक आता है, अब बाकी जो शेष बचे हुए जो भी हैं वो 4 इसके अंदर आ जाएंगे प्रोफाइलैक्सिस के अंदर, जिसके अंदर आ जाएगा प्रोटेक्शन आ जाएगा, और एक आ जाएगा हमारा इरिडिकेशन, और एक आ जाएगा एक्सक्लूशन बहिष्करण, और एक और कौन सा बचा हुआ है, अवॉइड आ जाएगा, ठीक है ना। ये सभी इसके अंदर आ जाएगा। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, थेरेपेटेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का अर्थ होता है अवॉइड, यानी कि अनदेखा करना। अवॉइडेंस का अर्थ क्या होता है, तो अवॉइडेंस का अर्थ होता है परिवर्जन, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको। अवॉइडेंस को हम इन शॉर्ट कह सकते हैं अवॉइड, यानी कि अनदेखा करना। क्या करना, अनदेखा करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि अवॉइडेंस की डेफिनेशन होती है किसी भी जगह जो रोग कारक को आने से रोकना। क्या कहलाता है हमारा, जो अवॉइडेंस होता है, इस अवॉइडेंस के अंदर क्या किया जाता है, जो अवॉइड करना यानी कि अनदेखा करना। अनदेखा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो कोई भी जो रोग है, रोग को हम क्या करें, हो सकता है उसका भौगोलिक जो जिस जगह हम फसल लगा रहे हैं उसका हम जो स्थान का जो चयन है वो हम दूसरी जगह कर ले, तो उसका अगर किसी स्थान का अगर हम चयन परिवर्तित कर देते हैं, स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा डिजीज नहीं लगती है, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाता है, वो अवॉइडेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं भौगोलिक खेत का जो चुनाव है उसको बदल सकते हैं, और एक हम कर सकते हैं जो कंडीशन है उस कंडीशन को बदल सकते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल कंडीशन से हम सब ट्रॉपिकल के अंदर आ जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारी जो डिजीज है वो नहीं लगेगी। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, तो जो सोविंग जो टाइम होता है वो हम बदल सकते हैं। तो हम इन 3 अवॉइडेंस के अंदर इन चीज़ों को हम अनदेखा करके आगे पीछे करके हम अपना जो डिजीज है उसको रोक सकते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर एक्सक्लूशन, यानी कि बहिष्करण। बहिष्करण का अर्थ होता है कि बाहर से आयातित जो बीमारी होती है उसको
नए क्षेत्र में स्थापित होने से रोकना क्या कहलाता है, बहिष्करण कहलाता है या एक्सक्लूशन कहलाता है। ठीक है ना। अब ये बहिष्करण होता है जो अलग अलग तरह का होता है, सेंट्रल लेवल पर अलग होता है, स्टेट लेवल पर अलग होता है। जैसे हम बात करें सेंट्रल लेवल की बात करें, जिसको हम क्वारंटाइन के नाम से जानते हैं। बहिष्करण के अंदर जो सबसे जो प्रमुख कदम उठाया जाता है वो क्वारंटाइन का उठाया जाता है, और एक उठाया जाता है बीज प्रमाणीकरण यानी सीड सर्टिफिकेशन, वो अलग होता है। क्वारंटाइन की बात करें, क्वारंटाइन जो होता है वो दो तरह का होता है, सेंट्रल के लिए अलग होता है, स्टेट के लिए अलग होता है। सेंट्रल के लिए बात करें तो अगर एक देश से दूसरे देश में अगर हमें किसी भी चीज़ का जांच करनी है उसका, तो उसके लिए हम सेंट्रल क्वारंटाइन की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, श्रीलंका से जो केले का जो बंची टॉप है वो हमारे इंडिया आया था, तो वर्तमान में जो केले का जो बंची टॉप, केले के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, और वहाँ से केले पर श्रीलंका से भारत में केले का जो प्रवेश है वो बिल्कुल निषेध है, वो हमारे सेंट्रल क्वारंटाइन के अंदर आ जाता है। और स्टेट क्वारंटाइन या फिर हम कह सकते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन जो होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो आलू कुछ बीमारियां, जैसे बंची टॉप जो बीमारी है वो हमारे भारत के अंदर जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है तमिलनाडु है, उस बंची टॉप जो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नीलगिरी के अंदर जो पाए जाने वाला जो केला होता है उसको दूसरे स्टेट वाला नहीं मंगवा सकते हैं। इसी का अतिरिक्त हम बात करें जो आलू के अंदर जो गोल्डन सूत्रकृमि जो निमेटोड लगता है वो, और केले का जो आलू का जो वाट रोग होता है, इन दोनों के ऊपर भी डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगा हुआ है। इनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नहीं मंगवा सकते, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं मंगवा सकते, ये हमको पता होना चाहिए। ये आता है हमारे क्वारंटाइन के अंदर। उसके बाद हम बात करें हमारे अवॉइडेंस हो गया, ये हो गया हमारे एक्सक्लूशन हो जाएगा, और एक आता है हमारे इरिडिकेशन। इरिडिकेशन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 में जब हमने चर्चा की थी तब मैंने बताया था आपको। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेंट यानी कि सुरक्षा। सुरक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है, तो सुरक्षा जो जनरली है वो बीज उपचार के माध्यम से दी जा सकती है, या फिर फसल बुआई के हेर फेर करके उससे हम क्या कर सकते हैं, जो फसल है उसको हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होती है ये वांडर प्लांग ने दी थी। रेजिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, तो पौधे का आंतरिक गुणों में या जो जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसमें कुछ हेर फेर कर देना, जिससे उसमें एक रोग के प्रति लड़ने की क्षमता आ जाती है, उसको हम प्रतिरोध के नाम, प्रतिरोधिता के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रतिरोध होता है ये दो तरह का होता है, अलग अलग भागों में अलग अलग इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे हम बात करें वांडर प्लांग ने दिया था वर्टिकल रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस दिया था। क्या होता है ये हम फिर कभी देखेंगे। और एक होता है मोनोजेनेटिक रेजिस्टेंस, मोनो, ओलिगो, पोली, और एक होती है हमारे क्रोमोसोमल रेजिस्टेंस। ये अलग अलग प्रकार की होती है रेजिस्टेंस, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी चीज़ के जीन के या फिर जीव के जीनोम में अगर परिवर्तन कर देते हैं तो वो स्वतः ही उसके प्रति प्रतिरोधिता उत्पन्न करने लगती है। तो कई सारी प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके हम रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद आता है थेरेपी। थेरेपी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ट्री सर्जरी देखा था, तो उसमें हम सर्जरी के माध्यम से जो इन्फेक्शन वाला जो पार्ट है उसको वहाँ से रिमूव करके हम नए पौधों में उसको आगे जाने से उसको रोक सकते हैं। तो ये तो इसके प्रिंसिपल होते हैं। जो मेजर इसके अंदर जो बातें हमको लिखनी होती है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम पेपर का अंदर थ्योरी लिखनी है और किस प्रकार से हमें आंसर लिखना है वहाँ पर। ठीक है ना। और ओवरऑल लगभग जो सिलेबस दे रखा है वो हमारे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पर एडिशनल पॉइंट को भी कई सारे एडिशनल पॉइंट भी यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर कवर करवाए। ठीक है ना। इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन था वो 2020-21 का जो पेपर था वो सोल्व होता है। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद, इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।